Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important news है वो है first 7 Indians who face death row in Qatar returns home. तो आपको पता होगा कि कतर में जो है 8 लोगों को 8 नेवल ऑफिसर्स जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे उन लोगों को जो है सज़ा सुनाया गया था डेथ बाय हैंगिंग, बट ड्यू टू आवर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक विन फॉर इंडिया एंड it has made headlines because देखे बहुत संगीन आरोप लगाए गए थे बट और इनफैक्ट वर्डिक्ट भी सुनाया गया था, बट इवन आफ्टर दैट हम जो है उनको सेफली रिटर्न करके लेकर आ पाए हैं एंड इट्स अ वेरी मेजर विक्ट्री फॉर इंडियाज़ डिप्लोमेसी. अगर हम डिप्लोमेसी के एंगल पे देखें तो आपको पता चलेगा कि हाउ पावरफुल वी हैव बिकम. ठीक है, इन आर डिप्लोमेसी, इन आर सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, in fact in our hard influence also we have become a very we have come a very far way. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा खबर है, बहुत अच्छा न्यूज़ है. we all should be joyous and happy and have a feeling of victory because this is a very great news. ठीक है, second is New York presents 774.47 करोड़ डेफिसिट बजट. तो आसाम बजट जो है उसको अनाउंस किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना होगा काफ़ी अच्छे से. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. थर्ड इज रिटेल इन्फ्लेशन ईज्ड टू अ 3-month लो ऑफ 5.1% इन जनवरी. फूड प्राइसेस स्टिकी. ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में जानना है. मैं यहाँ पे आपको एक टॉपिक दैट इज फिलिप कर्व के बारे में भी बताऊँगी. फिलिप्स कर्व के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी. वेरी कोर इकोनॉमिक्स का टॉपिक, वेरी क्रिटिकल इकोनॉमिक्स का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट. फोर्थ इज हाइजीन सैनिटेशन रेटिंग सिस्टम फॉर होटल्स रिजॉर्ट होम स्टे येट टू टेक ऑफ. ठीक है, ये एक रेटिंग सिस्टम है तो ये हमें देखना है, इंपॉर्टेंट है. चारों के चारों न्यूज़ इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल टॉपिक्स. ठीक है, फर्स्ट है आपका 7 इंडियंस हु फेस डेथ इन द रो इन कतर रिटर्न होम. ठीक है, तो 8 नेवल ऑफिसर्स को जो है जासूसी के मामले में, एस्पियोनेज, ठीक है, एस्पियोनेज के मामले में जो है जासूसी के मामले में ऐसा बोला गया था कि ये 8 जो नेवल ऑफिसर्स है दे आर द स्पाइज सेंट फ्रॉम द इजराइल. ठीक है, कतर में जो है इजराइल के द्वारा वहाँ से जो है सेंड किया गया था. सो इसके लिए जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे और उनको जो है मतलब डेथ बाय हैंगिंग का जो है सज़ा सुनाया गया था. बट नाउ उनको जो बाइज्जत बरी करके उनको इंडिया भेजा गया है. तो 8 अमंग द 7 अमंग द 8 को वो जो है इंडिया आ चुके हैं, बस एक बाकी है, वो भी आ जाएंगे कुछ ही दिनों में. तो इट्स अ वेरी बिग विन फॉर इंडिया. अगर आप देखेंगे हम जो है अपना मिडिल ईस्ट के साथ जो है हम अपना रिलेशनशिप को स्टेबल करने की कोशिश करें. कल के न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी हमने पढ़ा था कि हाउ इंडिया एंड यूएई रिलेशंस हैव बीन इवॉल्विंग इन अ वेरी फास्ट मैनर एंड इन अ ग्रेट मैनर. साथ ही हमारा रिलेशनशिप विद नॉट ओनली यूएई और सऊदी अरब बट अदर कंट्रीज लाइक ओमान और योर कुवैत और योर कतर फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, इनके साथ भी वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड वी मस्ट एस्टैब्लिश अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द मिडिल ईस्ट बिकॉज दे गिव अस द एनर्जी सिक्योरिटी. सो दे हैव बिकम अ वेरी क्रूशल पार्टनर फॉर अस. ठीक है, हमारे लिए, क्योंकि वो एनर्जी सिक्योरिटी, क्यों हम तेल कहाँ से मंगाते हैं, वी ब्रिंग इट फ्रॉम दी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, राइट. हम तेल तो उन्हीं से मंगाते हैं और अचानक यस आई अंडरस्टैंड वी आर ट्रांजिशनिंग, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, बट इट्स नॉट अ ओवरनाइट चेंज जो हम लेकर आ सकते हैं. क्योंकि ओवरनाइट अगर हम कुछ चेंज लेकर आए, जैसे कि हमने देखा श्रीलंका का क्या हालत हुआ, सो ओवरनाइट तो वी कांट इवन चेंज. तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फेज मैनर पे हम जो है क्रूड ऑयल से हटते जा रहे हैं. हम सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशनिक जो थर्मल एनर्जी हो गया, उन सबसे वी आर ट्राइंग टू जनरेट एनर्जी. बट इट्स स्टिल अ वेरी क्रूशल फेज जहाँ पे हमें कोयला का इस्तेमाल या पेट्रोलियम का इस्तेमाल जो है हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है. और कतर जो है, आपको ही पता होगा, हम कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है LNG जो है वो मंगाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है. और हम मतलब वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम एंड दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन आवर एक्सपोर्ट्स. लाइक हम जो फार्मास्यूटिकल के गुड्स बेचते हैं, हम जो बासमती राइस भेजते हैं, दीज थिंग्स दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन इंडिया एंड इंडिया इज इक्वली डिपेंडेंट अपॉन द मिडिल ईस्ट कंट्री कतर, यूएई. तो आप देख सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक एक विन हमें यहाँ पे देखने को मिला है. इंडिया का डिप्लोमेसी एट इट्स ग्रेटेस्ट प्ले जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे कि कैसे हमने जो है 8 के 8 जो ऑफिसर्स है, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स, दे वर नॉट ऑर्डिनरी पीपल बट दे वर रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स जिनको हम इज्जत से वापस अपने देश लेकर आ पाए हैं, जहाँ पे दे आर मीटिंग अप विद देयर फैमिलीज एंड ऑल द डिग्निटरीज. तो और उसके बाद आपको पता है कि यूएई के दौर पे भी जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है यूएई के दौर पे जाएंगे 14 फरवरी को. उसके बाद उनका एक प्लान है टू कतर.
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम जो है अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्टेबलाइज द रिलेशनशिप विद द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का लोकेशन जानना, ठीक है। आई हैव जूम्ड इन द मैप फॉर यू। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लोकेशन जानना, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए मिडिल ईस्ट क्यों हमेशा न्यूज़ पे रहता है, ये पूरा आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। इजराइल ये रहा, सीरिया, ठीक है, ईरान, पाकिस्तान, हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान पाकिस्तान, ईरान तो है ही यहाँ पे, सऊदी अरब, ठीक है, और यहाँ पे है कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड दिस इज़ योर कतर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस द सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। सीरिया में भी जो है अर्थक्वेक वगैरह, टर्की और यहाँ पे लोकेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मेडिटेरेनियन सी देख सकेंगे यहाँ पे, कैस्पियन सी देख पाएंगे आप, ठीक है, पर्शियन गल्फ आप देख पाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिलेगा, रेड सी, यमन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे हाउतीज बैठे हैं, ठीक है। हाउतीज जो है आपको पता होगा यहाँ पे अटैक कर रहे हैं शिप्स पे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग एरिया है एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में रहने वाला जोन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ का जो है लोकेशन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। एक बार हम कतर के आसपास वाले एरिया को देखते हैं, बाकी जो है हम उसको देखेंगे, बट पहले हम कतर वाला एरिया देखते हैं। दिस इज़ योर कतर, ठीक है। आप देख सकते हैं यूएई के बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में है एंड सऊदी अरेबिया का भी है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। सो कतर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एंड यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को प्लीज़ याद रखिएगा। इराक कहाँ है, कुवैत कहाँ है, प्लीज एवरी लोकेशन हियर इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड इन जनरल ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। यहाँ पे आपको रेड सी दैट इज लाल सागर देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपको रेड सी को जोड़ता हुआ बाब अल मंदब स्ट्रेट, ठीक है, मंदब स्ट्रेट किसको, रेड सी को जोड़ता है, रेड सी को जोड़ता है आपका गल्फ ऑफ एडन के साथ, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन के साथ, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन के साथ जो है आपका रेड सी को जोड़ता है बाब अल मंदब स्ट्रेट। तो दिस लोकेशन एंटायरली इज अ वेरी क्रूशल लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, आपको पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कुछ लोकेशन देखने को मिलेगा। जैसे कल हमने यहाँ पे रफा बॉर्डर देखा था, रफा बॉर्डर भी हमने कल यहाँ पे देखा, गाजियनटेप भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत बार जो है पिछले साल जो यहाँ पे भयंकर अर्थक्वेक जो है आया था, गाजियनटेप तक जो है गया था। फिर आपका पूरा का पूरा जो आपका टर्की वाला एरिया है, दिस एरिया वाज एंटायरली अंडर द गार्ब ऑफ द अर्थक्वेक विच हैड कम। सो एंटायर रीजन इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो अजरबैजान और आर्मेनिया का इशू है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका नोगोर्नो कारबाख रीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका कैस्पियन सी है, यहाँ क्या है आपका ब्लैक सी है। ब्लैक सी से आपको याद आना चाहिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ठीक है, किसने किया था, कौन सी कंट्री थी, आपको पता होना चाहिए कि टर्की ने जो है मीडिएट किया था विद द हेल्प ऑफ यूएन, ठीक है, ब्लैक सी ग्रेन डील जो था, या फिर ग्रेन इनिशिएटिव जो आप बोल सकते हैं। सो दिस लोकेशन इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। आपको ये पूरा हर लोकेशन को अच्छे से याद करना है, बिकॉज इसका एग्जाम में रिपीटेड आप देख सकते हैं, यहाँ से टॉपिक्स जो है रिपीट करते हैं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड वांट कि आप जो है इसको पढ़ें। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज न्यूयॉर्क प्रेजेंट 774.7 करोड़, काफ़ी जो है डेफिसिट जो है, बजट जो है हमें देखने को मिलेगा। तो डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट, द टर्म डेफिसिट मीन्स, डेफिसिट मतलब आपका जो है डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आपका जो अर्निंग है, ठीक है, आपका जो रेवेन्यू है दैट इज़ लेस, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है। मतलब आपका खर्चा जब ज़्यादा होता है आपके पैसे आने से, ठीक है, पैसा इनकम कम हो रहा है लेकिन खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डेफिसिट, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है हम बहुत बार देखते हैं, ठीक है, हम लोगों ने वो टर्म भी सुना होगा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, जब आपका एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू व्हाट यू आर अर्निंग से ज़्यादा आपका खर्चा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। तो बहुत बार आपने सुना होगा बजट डेफिसिट है या फिर फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। तो हम एक टर्म आपको मैं और बताना चाहूँगी, एक हम बोलते हैं ट्विन डेफिसिट।
क्या है ट्विन डेफिसिट? जब आपका करंट अकाउंट भी डेफिसिट में है और आपका फिस्कल भी डेफिसिट में है, देन वी कॉल इट एज ट्विन डेफिसिट। बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम वाला सिचुएशन होता है जब आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि करंट अकाउंट क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, विजिबल्स, इनविजिबल्स, वो आपको ये सब पता चलेगा जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो तब होता है जब हमारा रेवेन्यू जो है ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दी एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, खर्चा आप ज़्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट यू अर्न, ठीक है, तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कल जो है हमारा बजट जो है, असम स्टेट का बजट जो है कल वो अनाउंस किया गया था। 774 करोड़ का जो है बजट दिखाया था। कोई भी जो है इसमें क्या है, हमारा फोकस जो है इस बार का बजट में ये देखने को मिला, ग्रीन एनर्जी पे, विमेन एम्पावरमेंट पे हमें देखने को मिला फोकस, और एंटरप्रेन्योरशिप बिसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही जो है हम एंटरप्रेन्योरशिप पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें जो है स्टेट में ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। ये जो है उन्होंने बोला कि कहाँ हमें ग्रोथ देखने को मिला। रेवेन्यू जो है हम लोगों ने इस साल बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया था एज पर दी गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि इस बार जो है रेवेन्यू बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है, हर सेगमेंट से अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। जैसे कि टैक्सेशन, जो भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, फॉरेस्ट, लैंड रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट, सबसे जो है अच्छा जो है रेवेन्यू हमें कलेक्ट हुआ, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन भी इस बार बहुत अच्छा था, और नॉन जीएसटी कलेक्शन भी इस बार काफ़ी अच्छा था, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उन्होंने जो है कलेक्शन काफ़ी अच्छा किया, 31,000 जो है करोड़ रुपीस जो है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन ने जो है आपका देखने को मिला, फिर ट्रेनिंग भी काफ़ी सारे टीचर्स लोगों का हुआ, पीडब्ल्यूडी रोड्स जो बनाए वो भी काफ़ी सारा हमें देखने को मिला, ठीक है। साथ ही जो है ग्रीन इनिशिएटिव आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू बिल्डिंग्स, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर फैसिलिटी। तो वही देखिए, रूफटॉप को हम कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पीएम सूर्योदय स्कीम आपको याद आना चाहिए इसी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हम जो है कोई भी आप बिल्डिंग बनेगा इन आसाम, अगर आप कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे, चाहे वो पुराना बिल्डिंग हो चाहे न्यू बिल्डिंग हो, अगर आप न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर पुराने को तोड़कर भी बना रहे हैं, फिर भी आपको हर बिल्डिंग में रूफटॉप का पैनल जो है उसको बिठाना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी नाउ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एक जो है स्टैंड मुझे देखने को मिला, और इट्स वेरी गुड लेजिस्लेशन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि एक स्कीम के ऊपर यहाँ पे फोकस किया, एक स्कीम को अनाउंस किया, मुख्यमंत्री निजुत मोयना, ठीक है, मुख्यमंत्री निजुत मोयना, अंडर विच 10 लाख गर्ल्स विल बी सपोर्टेड विद फाइनेंशियल ग्रांट्स। तो विमेन जो बच्चियाँ हैं, गर्ल्स है, ठीक है, उनको जो है फाइनेंशियल ग्रांट्स दिया जाएगा एज एडमिशन इंसेंटिव टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन टू हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़, ठीक है। तो उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, लड़कियों को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। सो किस लेवल पर, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ तक, ठीक है। और एडमिशन इंसेंटिव ऑफ ₹10,000 विल बी पेड टू ईच गर्ल स्टूडेंट्स हु ज्वाइन क्लास 11। मतलब क्लास 11 पे अगर कोई भी लड़कियां जो है ज्वाइन करती है उनको 10,000 रुपये जो है दिया जाएगा। सिमिलरली 12,000 लड़की जो रुपए है वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पे दिया जाएगा। अ स्टूडेंट हु ज्वाइंस फर्स्ट ईयर इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शैल गेट इंसेंटिव ऑफ 15,000। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है अच्छा स्कीम जो है अनाउंस किया गया था, जिसमें लड़कियों को जो है अगर वो क्लास 11 ज्वाइन करती है तो उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगर वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो उनको 12,500 रुपीज़ दिया जाएगा, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ज्वाइन करती है तो उनको 15,000 रुपीज़ जो है वो दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सो ये जो है स्कीम का नाम क्या है, मुख्यमंत्री निजुत मोयना, ठीक है, मुख्यमंत्री निजुत मोयना, ठीक है। सो इस बार का की टेकअवेज क्या क्या है बजट का, वी मस्ट लुक इनटू दैट। बजट का इस बार का क्या क्या है की टेकअवेज, जैसे 10% रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट इन आसाम पुलिस फॉर एलिजिबल अग्निवीर, ठीक है। तो 10% जो है रिजर्वेशन किया जाएगा, जो भी अग्निवीर थे उनके लिए जो है 10% सीट जो है वो रखा जाएगा, जो लोकल कैंडिडेट्स है उनके लिए, ठीक है। फिर 5% वेटेज ऑफ टोटल मार्क्स, 5% जो है वेटेज दिया जाएगा इन द टोटल मार्क्स कैंडिडेट जिनके कोई भी
जो इनके पेरेंट्स जो कोई भी एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के, मतलब जो थर्ड ग्रेड, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का जो भी रिक्रूटमेंट होने वाला है, जो ADRE ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का, या फिर जो कोई भी अदर जो है ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का भी कोई भी रिक्रूटमेंट होगा, तो जिनके पेरेंट्स, जिनका कोई भी पेरेंट जो है वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर पे अगर उनके पेरेंट्स जो है नहीं है, तो उनको जो है 5% जो है वेटेज उनको दिया जाएगा। मतलब पहले उनका सिलेक्शन होगा जिनके पेरेंट्स कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उसके बाद बाकियों का हुआ जाएगा, तो 5% जो है उनको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। अंडर मिशन वसुंधरा 3.0 डोमिसाइल रिक्वायरमेंट विल बी रिलैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टी ट्राइब्स एंड सम इंडिजिनियस communities to provide them land rights. This is a very important स्कीम, ठीक है। वसुंधरा 3.0 के उसमें जो है इनको जो है थोड़ा सा ईज किया गया है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट को, और जो भी इंडिजिनियस कम्युनिटी है उनको लैंड राइट्स भी दिया जाएगा। ग्रांट ऑफ ₹10 लाख टू फुल फ्लेजेड एसएमएस सिनेमास, ठीक है। तो एसएमएस जो फुल फ्लेजेड एसएमएस सिनेमा होगा उसको ग्रांट ऑफ ₹10 लाख दिया जाएगा। आर्टिस्ट टेक्नीशियन ऑफ असमीज सिनेमा एंड मोबाइल थिएटर वुड बी ब्रॉट अंडर अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन बहुत क्रूशियल है, ठीक है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो है लाया जाएगा जो भी आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है ऑफ असमीज सिनेमा, ठीक है। अगर आप अटल पेंशन योजना अभी आपने पढ़ा है तो आपको ये पढ़ना होगा अटल पेंशन योजना के बारे में। साथ ही न्यू पेंशन स्कीम है, जो सिस्टम है, एंड ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ है इसको पढ़ना है, ठीक है। ये स्कीम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है, सेपरेट लेजेंड नाइट्स टू बी हेल्ड टू बी पे ट्रिब्यूट टू भूपेन हजारिका जी, जयंत हजारिका जी एंड विष्णु राभा जी, ठीक है। तो इनको जो है लेजेंडरी नाइट्स के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। शहीद कनकलता बरुआ's होम टू बी कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम, ठीक है। तो शहीद कनकलता बरुआ जी का जो घर है उनको जो है म्यूजियम के रूप में जो है चेंज कर दिया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। साथ ही ₹25 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड टुवर्ड्स मिल्क सब्सिडी एज अ डायरेक्ट सपोर्ट। दिस इज अ वेरी क्रूशल जो है स्कीम में अनाउंस किया गया है, दैट इज 25 करोड़ जो है दिया जाएगा मिल्क सब्सिडी के रूप में डायरेक्टली टू दी फार्मर्स, ठीक है। डेयरी फार्मर्स को जो है डायरेक्ट सब्सिडी जो है दिया जाएगा। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि बाहर से लोग आके आसाम में इन्वेस्ट करेंगे, दैट विल बी अ वेरी क्रूशल टास्क, ठीक है। तो हर साल जो है नवंबर 2024 मतलब इस साल जो है नवंबर 2024 में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है उसको लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री संग्रहालय विल बी सेटअप टू द हाउस टू सेटअप टू हाउस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो भी जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे उनका एक संग्रहालय टाइप जो है हमें देखने को मिलेगा। और लास्ट क्या है, द न्यू स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब टू बी एस्टैब्लिश्ड एट आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज AEC एंड जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज, दैट इज JEC। तो इनोवेशन हब जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। दीज आर दी की टेक अवेज ऑफ दीज ईयर्स प्रोग्राम। तो आपको ये वाला जो स्कीम है मुख्यमंत्री निजुत मोयना, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपका मिशन वसुंधरा 3.0 इंपॉर्टेंट, और अटल पेंशन योजना के अंदर किसको किसको लाया गया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो इस साल के स्कीम्स जो है, जो भी स्कीम्स अनाउंस किए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो अबाउट दीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये स्कीम्स यहाँ पर अनाउंस किया गया है। ऑल राइट, वी कैन मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन इज टू अ 3-month लो इन 5.1 इन जनवरी, फूड प्राइसेस टिके, ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन हमने बहुत बार पढ़ा है, CPI WPI के बारे में बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है इन्फ्लेशन के बारे में। सो अगेन हम जो है देखेंगे रिटेल इन्फ्लेशन, जो आप और मैं, जो नॉर्मल कस्टमर है उनको जो है जैसे कि अभी आपको पता होगा कि लहसुन का दाम बहुत ज़्यादा इट्स सोरिंगली हाई, वेरी हाई प्राइसेस ऑफ द गार्लिक, ठीक है। गार्लिक का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो हमें डायरेक्टली फील होगा बिकॉज वी आर बाइंग इट फ्रॉम दी बाज़ार। जो मंडी जो है, हम बाज़ार से जो भी बाज़ार से हम खरीदते हैं, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली लगेगा, इट विल हिट दी कस्टमर स्टमक, राइट। कंज्यूमर का स्टमक को डायरेक्टली हिट करेगा। तो इसीलिए रिटेल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डायरेक्टली हमारे जो स्टमक है उस पर ये हिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि
कम हुआ है, बट इन्फ्लेशन जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन में बहुत कुछ आएगा, फ्यूल भी आएगा, ठीक है, फ्यूल भी आएगा, फिर साथ पे आपका गुड्स सर्विसेज जो भी आपने प्रोवाइड किया है वो सब आएगा आपका रिटेल इन्फ्लेशन में। बट सबसे ज़्यादा जो रिटेल इन्फ्लेशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिला है वो हमें फूड इन्फ्लेशन में देखने को मिला है। फूड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है। चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं WPI एंड CPI के बारे में। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? जब आप कोई भी अगर विक्रेता है वो अगर होलसेल में खरीदे, ठीक है, उसको किस प्राइस में मिल रहा है उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में काउंट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर बल्क में ट्रेडिंग हो रहा है तो उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। सो ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन इंडिकेटर इसको माना जाता है। बट ये क्या है, इसको हम लोगों ने अडेप्ट करना छोड़ दिया था, बिकॉज ये जो है होलसेल लेवल बताता है। होलसेल लेवल पे तो हम नहीं खरीदते ना कि 10 बोरी चावल चाहिए, ऐसा तो नहीं खरीदते। वी बाई 10, 15, 25 किलो एट मैक्स, राइट। तो क्या है कि हम डायरेक्टली एज कंज्यूमर हमें पता नहीं चलेगा इन्फ्लेशन के बारे में। तो इसके अलावा व्हाट वी डू इज, हम जो है CPI कंबाइंड पे जो है ये देखते हैं, ठीक है, कि इंडेक्स जो है कितना प्राइस बढ़ा है कितना कम हुआ है वो क्या है हम देखते हैं, ठीक है, इन दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नॉट फ्रॉम दी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया WPI हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12। ये 2011-12 का जो बेस प्राइस है उस पर हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं WPI का, ठीक है। CPI क्या है? CPI क्या है? ये कौन रिलीज करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये CPI कौन रिलीज करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये क्या करते हैं? इस पे सब कुछ, जैसे फूड हो गया, मेडिकल हो गया, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो इंडियन कंज्यूमर जो भी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में उसको ये करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट जो है सब ग्रुप, जैसे फूड एंड बेवरेज, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 टाइप्स का आपका CPI है, जैसे CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स और CPI कंबाइंड, इसको हम बोलते हैं CPI-C, ठीक है, जिसमें हम रूरल और अर्बन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, CPI-C। जो ये फर्स्ट 3 है ना, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और रूरल लेबरर्स, ये लेबर ब्यूरो जो है इसको कंबाइन करता है। और 4th जो है दैट इज CPI-C, ये NSO रिलीज करता है, ठीक है, ये NSO रिलीज करता है। NSO किसके अंदर है? MOSPI के अंदर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो NSO जो है MOSPI दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत है, लेकिन ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन याद रखना है। सिमिलरली इसका बेस ईयर क्या है? 2012 है, ठीक है, 2012 है। MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, 2016 में आया था। प्राइस बैंड भी आपको पता होगा, 4 + -2 है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। एक मुझे आपको टॉपिक समझाना है फिलिप कर्व के बारे में, ठीक है, फिलिप कर्व के बारे में। ये फिलिप कर्व क्या चीज़ है? आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तब आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फिलिप कर्व क्या है? एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व है जिसमें ये बताया गया है कि इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या बोला मैंने? एक मिनट, लेट मी इरेज दिस पार्ट, ठीक है। इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, UNEMP, ठीक है, इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे ग्रोथ होगा, अगर ग्रोथ होगा तो क्या होगा? ग्रोथ होने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोगों के हाथ पे पैसा आएगा और पैसे आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये बोला गया है फिलिप कर्व में। तो ये बोला गया है फिलिप कर्व में कि ग्रोथ होगा तो ग्रोथ होने की वजह से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट होगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट जब होगा तो क्या होगा? लोगों के हाथों में पैसा आएगा, हाथों में पैसा आएगा तो खर्चा होगा। एंड इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब लोगों के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है कि नहीं? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मनी सप्लाई जैसे इंक्रीज होगा उसके वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो क्या है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहा तो इन्फ्लेशन कम रहेगा, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा
तो उसके वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। ये बोला गया है फिलिप कर्व में। फिर से सुनिए, ग्रोथ होगा अगर कोई भी एक सोसाइटी है उसमें अगर ग्रोथ होगा तो ग्रोथ होने की वजह से क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था उसमें क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, आप और मैं वेजेस कमाएंगे तो हमारे पास पैसे आएगा। अब कोई भी चीज़ है, जैसे लेट्स सी कि ये दो जो है, अगर ये एप्पल्स है, मार्केट में 2 ही एप्पल्स है, ठीक है, बट अब मेरे पास क्या है, मेरे पास भी पैसे हैं और मेरे साथ वालों के पास भी पैसे हैं। पहले एक ही खरीदार था तो उसकी वजह से क्या है, लेट्स से ये 50 रुपए का है, ये भी 50 रुपए का। अब क्या है, 3-4 लोगों के पास जो है पैसे आ गए, ठीक है, 3-4 लोगों के पास क्या हो गए, पैसे आ गए। तो ये जो है, ये जो 2 एप्पल्स है, 2 ही एप्पल्स है मार्केट में, अगर तो इसका दाम बढ़ जाएगा। मे बी जो द वेंडर है वो 200 रुपए करके भी बेच सकता है। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, अल्टीमेटली महंगाई है कि नहीं। इन्फ्लेशन इज नथिंग बट प्राइस जो है उसका इंक्रीज होना। तो ये क्या है, ये क्या दिखाएगा कि पहले जो 50 रुपए था, पहले जो दाम जिसका 50 रुपए था, बट अब क्या है, उसका दाम 200 हो गया है। क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ेगा इन्फ्लेशन भी उतना बढ़ेगा। बट ये जो है 1970s जब आते आते जो है इस कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि एक टाइप का इन्फ्लेशन आ गया, दैट इज स्टैगफ्लेशन। मतलब आपका जो है एम्प्लॉयमेंट भी स्टैग्नेंट था बट इन्फ्लेशन भी बढ़ते हुए चला जा रहा था, तो ये स्टैगफ्लेशन हो गया था। तो फिलिप कर्व कहीं ना कहीं जो है अभी थोड़ा सा पढ़ा जाता है, जो है इस तरीके से पढ़ा जाता है, बट अब क्या हुआ, स्टैगफ्लेशन जो है ये ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। स्टैगफ्लेशन मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट भी स्टैग्नेटेड है, ग्रोथ भी स्टैग्नेटेड है, बट आपका इन्फ्लेशन फिर भी बढ़ते हुए चला जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वॉर्स हो गया, वॉर्स तो आपके हाथ में नहीं है, वार कहीं और हो रहा है, बट आपका जो है इन्फ्लेशन होते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट जग गया, दैट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब व्हाट, जब आपका इकोनॉमी इज स्टैग्नेटेड, आपका अपना ग्रो कर रहे हैं ना, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बट फिर भी जो है इन्फ्लेशन राइज होते जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, ग्रोथ के वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, बट यहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ बढ़ेगा। जो ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, स्टैगफ्लेशन में क्या होगा, ग्रोथ नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। तो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ मतलब इन्फ्लेशन भी कम रहेगा, ये बोला गया है फिलिप कर्व में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्टैगफ्लेशन में क्या है, ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, बट फिर भी इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है। सो ये स्टैगफ्लेशन जो है ये आपको पढ़ना था। फिलिप कर्व मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझाया। आप जो है रेफरेंस ले सकते हैं अपने बुक से, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। लास्ट न्यूज़ क्या है आपका, हाइजीन सैनिटेशन रेटिंग सिस्टम फॉर होटल्स रिजॉर्ट्स होम स्टेज येट टू टेक ऑफ, ठीक है। तो स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, ठीक है, स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, SGLRB रेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग जो है ये गवर्नमेंट ने जो है नवंबर 2023 में ही लॉन्च किया था कि स्वच्छता जो भी होम स्टेज है, आपको मालूम होगा इंडिया में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट पोटेंशियल जो है उसको हम पूरे तरीके से लेवरेज नहीं कर पा रहे। क्यों, बिकॉज यहाँ क्या है, बहुत जगह आपको पता होगा सैनिटेशन का इशू है, फिर टॉयलेट्स की कमी है, फिर रोडवेज जो है वो कनेक्टेड नहीं है, देर आर प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसको जो है हम गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम दो स्टेट्स को जो है थोड़ा कॉम्पिटिटिव बना देते हैं, हम रेटिंग्स दे देते हैं, ठीक है, रेटिंग्स दे देंगे। बट कोई भी स्टेट जो है अभी तक इस जो ये प्रोग्राम है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया है। बस जम्मू कश्मीर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया था, बाकी किसी स्टेट ने भी जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इसकी वजह से वही है, ये बोला गया है कि हम इस SGLR जो रेटिंग है उसके साथ साथ हम कुछ इंसेंटिव्स दे, इंसेंटिव्स अगर आप देंगे तो साथ क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, आपको देख पाएंगे कि एक बूम आपको देखने को मिलेगा इन दी टूरिज्म सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि एक जो है जम्मू कश्मीर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया था, बट कोई भी स्टेट, कोई भी यूनियन टेरिटरी ने इस ग्रीन लीफ रेटिंग को जो है ज़्यादा अच्छे जो सीरियसली जो है वो नहीं लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट पेपर ऑफ द स्कीम इट इज़ प्रपोज टू लॉन्च अंडर द स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम टू ऑल दी हॉस्पिटलिटी फैसिलिटीज़, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज़ मतलब जो टूरिज्म सेक्टर्स में आते हैं, विद और विदाउट रेस्टोरेंट्स, ठीक है। द टारगेट ग्रुप्स आर होटल्स, लॉजेस, होम स्टेज, धर्मशाला, कैंप्स विच हैव पोर्टेबल टॉयलेट्स, ठीक है। उनके लिए जो है रेटिंग ये लाया गया था जिनके पास पोर्टेबल टॉयलेट्स होगा। द रेटिंग विल बी बेस्ड ऑन कंप्लायंस विद द सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस आउटलाइंड बाय द इन द गाइडलाइंस, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द वाटर बॉडीज एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, ठीक है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म का जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आपको इसके साथ एक
डिक्लेरेशन के बारे में पता होगा, धर्मशाला डिक्लेरेशन, धर्मशाला डिक्लेरेशन, ठीक है। ये क्या है, सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, इसका नाम था धर्मशाला डिक्लेरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन जो है ये साइन किया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग जो है किसके लिए है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.